नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह हमारी प्राचीन भारतीय सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे आर्य सभ्यता के बारे में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आर्य सभ्यता के विषय में हमने जाना कि किस तरीके से आर्य लोग कहाँ से आए थे, उनके खान पान के विषय में हमने जाना, उनका शिकार करना एवं उनकी आदतों के विषय में, उनके द्वारा जो घोड़ों का उपयोग था, घोड़ों की महत्व के विषय में हमने सबसे ज़्यादा जाना। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम आर्य सभ्यता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस, आपको हर परीक्षा के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सुपर टेट में भी जब हम सामान्य ज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, तब वहाँ पर एक तरीके से पूरा सामान्य ज्ञान ही कवर हो जाता है। उसी के क्रम में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखें और इससे पहले की जो 5-4 वीडियो हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम आर्य सभ्यता की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि आर्य लोग अग्नि की बहुत अधिक पूजा करते थे, जो कि आज वर्तमान में भी कायम है। एक तरीके से ये जो लोग थे यह मानते थे कि अग्नि जो है वह मनुष्य और देवताओं के बीच में एक तरीके का मैसेंजर का कार्य करती है। व्यक्ति को कोई भी बात अगर देवता तक पहुंचानी हो तो वह केवल अग्नि के माध्यम से ही पहुंचा सकता है। इसके लिए ये लोग जो यज्ञ होते हैं उन पर विशेष महत्व देते थे। वो ये मानते थे कि जब भी हम अग्नि में कोई चीज़ डालते हैं तो वह चीज़ अग्नि जो है वह देवताओं तक पहुंचाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग अग्नि पूजा को हड़प्पा से जुड़ा हुआ मानते हैं, परंतु हड़प्पा की खुदाई में जो हमें वेदिकाएं मिली हैं वह इतनी अच्छी नहीं है कि उन्हें देखकर कहा जा सके कि वो वास्तव में वेदिकाएं हैं। सच बात तो यह है कि उनके विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में वेदिकाएं हैं भी अथवा नहीं। वेदिका के बारे में बात करने के बाद आइए चलते हैं पशु बलि के बारे में बात करते हैं। आर्य जो लोग थे वह पशु बलि को बहुत अधिक महत्व देते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्य लोग जो हैं वो शीतोष्ण जलवायु से आए थे, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है। वहाँ पर वास्तव में भूमि उतनी उपजाऊ नहीं होती कि जो खेती है वह की जा सके, इसलिए वहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वह एक तरीके से जानवरों के मांस पर ही आधारित होता है। आज भी अगर आप यूरोप के जो उत्तरी देश हैं जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे आदि देश हैं, आप जानेंगे कि उन लोगों के भोजन में मांस जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी जो खेती है वह ज़्यादा नहीं होती। परंतु जब आर्य लोग भारत में आए तब उन्होंने यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ पाया। इसी के क्रम में उन्होंने गायों को, जो कि पहले उनके लिए एक तरीके से मांस के लिए ही पाली जाती थी, अब उसको वह दूध के लिए पालने लगे। और जैसे सबसे पहले उनके लिए घोड़ा महत्वपूर्ण होता था, धीरे धीरे उनके लिए जो गायें हैं वह महत्वपूर्ण हो चली थी। दोस्तों, यही होता है कि जब इतिहास में कोई जाति या जनजाति एक स्थान पर रहने लगती है तब वह उस स्थान के अनुकूल हो जाती है। आर्यों के साथ भी यही हुआ कि जब वह मध्य एशिया या फिर उत्तर से भारत में आए तब उन्होंने भारत की विशेषताओं को अपनाया। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि आर्य जो लोग थे वह एक सोमरस का पान करते थे। बेसिकली ये सोमरस ज़्यादा कुछ नहीं था, यह एक अफेडा नामक पौधे की पत्तियों से जो रस था वह निकाला जाता था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अफेडा की छोटी छोटी टहनियाँ जो हैं वह दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के मंदिर के परिसर में पाई गई हैं। अतः हम ये भी मान सकते हैं कि जो आर्य सभ्यता है वह कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान से भी संबंधित थी। आर्य सभ्यता के लोग तुर्कमेनिस्तान में भी रहते थे। आप अपने दाहिनी तरफ यह एक पेड़ ये पौधा देख सकते हैं। यह पौधा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वास्तिक के निशान की। आप सभी इस निशान से बहुत अधिक परिचित होंगे। यह निशान आर्य संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा हो अथवा देखा हो तो आपने यह चिन्ह बहुत बार देखा होगा। यह हिटलर की सेना का मुख्य चिन्ह था। अब हिटलर ने इस चिन्ह को क्यों अपनाया? क्योंकि हिटलर भी स्वयं को एक आर्यन मानता था, वह खुद को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ मानता था और इसी के क्रम में उसने जो आर्य धर्म का जो स्वास्तिक का चिन्ह है वह अपनाया अपनी सेना के लिए।
इसके बाद हम बात करते हैं भाषा और अभिलेख के बारे में। यह मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो हमारी आर्य सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हिंद यूरोपीय भाषा जो है वह बोलती थी। हिंद ईरानी भाषा, जिसमें हिंद यूरोपीय भाषा भी सम्मिलित है, के प्रमाण 2300 ईसा पूर्व से पूर्व नहीं मिलते हैं। गार्डन चाइल्ड के अनुसार अनातोलिया हिंदी यूरोपीय भाषा का उद्गमन स्थल है। रूसी भाषाशास्त्री काकेशस पर्वत के दक्षिण वाले भाग तथा पूर्वी अनातोलिया और उत्तरी मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र को जो है आर्य सभ्यता से जोड़ते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आर्य लोग थे वह उत्तर से आए थे, एक तरीके से यूरोप से आए थे, और वहाँ की जो भाषा थी वह वहाँ की भाषा ही बोलते थे। आपको और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको यह दिखाता हूँ कि यह हमारी इंडो यूरोपियन जो फैमिली है भाषाओं की, उनका ये चार्ट है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इंडो ईरानियन भाषा देख सकते हैं। इंडो यूरोपियन भाषा ही जब ईरान और भारत की तरफ आई तब वह इंडो ईरानियन भाषा में बदली, जिसमें भारत में हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं का जन्म हुआ। ईरान में भी फारसी, पश्तो, कुर्दिश और ताज़की जो भाषाएं हैं वह निकली। यह सब भाषाएं आज भी जो हमारा मिडिल ईस्ट है उसमें ये भाषाएं बोली जाती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जर्मन, रोमन, कैथलिक जितनी भी भाषाएं हैं वह किसी न किसी रूप में इंडो यूरोपियन भाषा से जुड़ी हुई हैं। एक तरीके से आप यह मान सकते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं यूरोप से जुड़े हुए हैं। जो हमारा भाषा है इंडो यूरोपियन भाषा, उसके थ्रू आप इस बात को और अधिक क्लियर करने के लिए हम आगे देखते हैं कि यह आपके सामने एक विस्तृत चार्ट है जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो इंडो यूरोपियन भाषा है उसका आप फैलाव देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पूरा यूरोप है वह कवर हो रहा है। इसके अलावा जो आपका रशिया है और उसके अलावा वह प्रदेश जहाँ पर आप रहते हैं हिंदू, और जो हिंदी है हमारा भारतीय प्रायद्वीप, इस पूरे प्रायद्वीप में जो हमारी इंडो यूरोपियन भाषाएं वह बोली जाती हैं। ये जो आप भाग नीले में देख रहे हैं, यह भाग जो प्रदर्शित करता है वह है भारतीय ईरानी भाषा, ये नीले रंग में। उसके अलावा आप जो भाषा लाल रंग में देख रहे हैं वह जो है वह मूल भाषा है जिसको हिंद यूरोपियन भाषा कहते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी भाषाएं आपस में जुड़ी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो आपको यह बताती है कि किस तरीके से आप जो उत्तरी भारत में रहने वाली जनजाति है वह आर्यन से संबंधित है। हम जब जीव वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध किया, उस शोध में उन्होंने कुछ जो एक डीएनए में एक संकेत पाया जिसको वैज्ञानिकों ने M17 नाम दिया। दोस्तों, यह एक तरीके से डीएनए का एक कोड ही था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में करीब 35% से अधिक जो लोग हैं उनमें M17 मिला है। इसका मतलब कि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें रहने वाले 35% जो लोग हैं उनमें आज भी वह डीएनए मौजूद है जो कि एक वक्त में कभी जो हमारी यूरोपियन जनजातियाँ थी उन सब जनजातियों में था। और जब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं तो मात्र 10% लोगों में ही यह जीन पाया जाता है। तो जो हमारी दक्षिण भारत की जनजातियां हैं जिनको जो द्रविड़ भाषा बोलती थी वह एक तरीके से आर्यन जो सभ्यता थी उनसे काफ़ी अलग थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो जीन है उसी का ही एक बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वह जो डीएनए का जीन है वह डीएनए का जीन आप देखिए कि किस तरीके से भारत के उत्तर में फैला, और यूरोप में तो खैर वो था ही, यहीं से वो निकला था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अमेरिका में भी फैला। और आप ये जो गहरे लाल रंग में देख रहे हैं यह मुख्यतः वो भाग हैं जो किसी न किसी रूप में आर्य सभ्यता अथवा आर्य लोगों से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके मेरे लिए कोई सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।